जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और पिछले वर्षों पर आधारित सवालों को देखकर तैयार किए गए हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलें और क्लास को पूरा देखें, तभी आप दोस्तों यहाँ से कुछ अच्छा सीख सकते हैं। दोस्तों आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास साबित होगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है कि यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मनोज सोनी को किया गया है, दिनेश सकलानी को किया गया है, अजय कुमार भल्ला को किया गया है कि विनय मोहन क्वात्रा को किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बहुत बार रिपीटेड सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। दोस्तों यूपीएससी इसका नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी जी को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि यूपीएससी किस अनुच्छेद से संबंधित है, यूपीएससी दोस्तों ये किस अनुच्छेद से संबंधित है तो अनुच्छेद 315, इसको भी आप नोट कर ले। दोस्तों दिनेश सकलानी ये दोस्तों कौन है, एनसीईआरटी दोस्तों इसके नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी जी बनाए गए हैं। अजय कुमार भल्ला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों कौन है, ये हमारे गृह सचिव हैं। कौन है, गृह सचिव। ये बिल्कुल नवीन नियुक्तियां हैं, इनको आप नोट करके रखें। ये कौन है, गृह सचिव हैं। दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा ये कौन है, ये विदेश सचिव हैं। विदेश सचिव ये है हमारे विदेश सचिव, इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि धर्म गॉर्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका, भारत और मलेशिया, भारत और जापान, भारत और फ्रांस। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। धर्म गॉर्जियन युद्धाभ्यास कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ सवाल है। यह अभ्यास किसके किसके बीच में होता है तो आपको नोट करके रखना है। यह भारत और जापान के बीच में होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों जापान ये भारत की कौन सी सेना के बीच में होता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। भारत और श्रीलंका इसके बीच में दोस्तों कौन कौन से होते हैं, मित्र शक्ति। कौन से होते हैं, मित्र शक्ति। अगर आपसे कहे मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका। एक दोस्तों है सिलीनेक्स, ये युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही होता है। भारत और मलेशिया मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जल्दी से बताइएगा। उदार शक्ति ये दोस्तों किसके बीच में होता है, ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताएं कि भारत और फ्रांस इसके बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है। संतानम समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर या कस्तूरी रंगन की समिति की सिफारिश पर। यहाँ पर 4 समितियाँ दी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा इस स्लाइड के अंदर से आपको। नाबार्ड दोस्तों इसकी किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है तो आपको नोट करके रखना है, शिवरमन समिति। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बात करते हैं नाबार्ड, इसकी स्थापना कब हुई है, 12 जुलाई 1982 इसकी स्थापना हुई है नाबार्ड की। और किस समिति की सिफारिश पर हुई है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई है। दोस्तों नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, जल्दी से कमेंट कर बताएं। बहुत बार दोस्तों मैंने आपको ये सवाल नोट कराया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों संतानम समिति हमने कल ही डिस्कस किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों किसका, केंद्रीय सतर्कता आयोग। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, संतानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। विजय केलकर समिति आपको याद आ रहा होगा, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये जीएसटी से संबंधित है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा है कि नाबार्ड के चेयरमैन दोस्तों किसको बनाया गया, शाहजी केवी। कौन है दोस्तों, शाहजी केवी।
इसको आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस को लेकर। हाँ, यहाँ पर सवाल बनता है कि विजय केलकर समिति, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है? तो आप कहेंगे इससे संबंधित जीएसटी है, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन। कमेंट कर दोस्तों आप बताएं कि जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि क्वेड संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, श्रीलंका। क्या होगा आपका जवाब? सही जल्दी से बताएं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। क्वेड संगठन दोस्तों इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आप सबको पता है इसके अंदर अपना ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, भारत शामिल है और जापान शामिल है। कौन सा दोस्तों? जापान। ये 4 देश शामिल हैं। इसके अंदर श्रीलंका शामिल नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों क्वेड संगठन, इसकी दोस्तों बैठक अभी हाल ही में कहां पर आयोजित हुई थी? ये टोक्यो जापान में आयोजित हुई। कहां पर? टोक्यो में, टोक्यो जापान में। और दोस्तों 5वीं बैठक दोस्तों कहां पर आयोजित होगी? तो आपको कहना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको आप नोट करें। क्वेड संगठन की 4थी बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? अभी जापान टोक्यो के अंदर हुई थी। 5वीं दोस्तों कहां पर होगी? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली है। दोस्तों क्वेड संगठन, इसकी संकल्पना किसने दी थी? 2007 के अंदर। दोस्तों क्वेड संगठन की संकल्पना दी थी 2007 के अंदर शिंजो अबे। ये दोस्तों कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिनकी अभी हाल ही में नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आप सबको पता होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों एक युद्धाभ्यास होता है मालाबार युद्धाभ्यास। ये दोस्तों किस संगठन का युद्धाभ्यास है? ये क्वेड संगठन का ही युद्धाभ्यास है। इसमें 4 देश भाग लेते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों ये 24-25 नंबर, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ये दोस्तों 500 से अधिक प्रश्नों की सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिससे दोस्तों 20 सवाल मैंने आपको कल कराए थे। उसके आगे के सवाल ऐसे ही क्रम से लगाते चले जाइए, आप उसको नोट करते चले जाइए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? इसके ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालकर रखिए, आपकी परीक्षा में यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस तलवार, आईएनएस सतपुड़ा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों 3-4 सवाल बनते हैं, अति महत्वपूर्ण है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आपको कहना है आईएनएस विक्रांत। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों इसको भारतीय नौसेना में कहां से शामिल क्या किया गया है? कोच्चि से। कहां से किया गया है? इसको कोच्चि से किया गया है। और इसको दोस्तों किसने इसका निर्माण किया? तो आप कहेंगे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और दोस्तों कब किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सितंबर 2022 इसको दोस्तों भारत की नौसेना में शामिल किया गया। यह डेट इसको रट डालिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। कहां से दोस्तों इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? कोच्चि से। किसके द्वारा बनाया गया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कब दोस्तों इसको किया गया है अपने शामिल? तो आप कहेंगे 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब दोस्तों इससे सवाल बनता है कि जो नौसेना की नई ध्वज पताका है वो किससे संबंधित है? जल्दी से इसका जवाब कमेंट कर आप बताएंगे। आइए दोस्तों कुछ ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। आईएनएस तलवार। अगर आपसे कहा जाए दोस्तों ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प, इसमें किसने भाग लिया था? आईएनएस तलवार ने भाग लिया था। आईएनएस सतपुड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जल्दी से बताएं। आईएनएस सतपुड़ा इसके लिए क्या दोस्तों? ये किससे संबंधित है? जल्दी से बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। आईएनएस सतपुड़ा, इसका संबंध किससे? इसने दोस्तों किस ऑपरेशन में भाग लिया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों ये युद्धाभ्यास कहां पर हुआ था? तो आपको कहना है हवाई द्वीप के अंदर हुआ था। हवाई द्वीप के अंदर दोस्तों ये अभ्यास हुआ था। जल्दी से बताएं दोस्तों ये कौन सा अभ्यास था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित होगी? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पर स्थापित होने वाली है? तो आपको ध्यान में रखना है ये हैनले लद्दाख में होगी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। कहाँ पर होगी? हैनले लद्दाख, हैनले लद्दाख के अंदर होगी। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश, इसके दोस्तों नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं अभी हाल ही में। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। दोस्तों जम्मू कश्मीर की विधानसभा में दोस्तों कितनी सीटें हैं? तो आपको नोट करके रखना 90 सीटें हैं। दोस्तों 90 सीटें किसकी? जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट करके रखें। वहाँ पर दोस्तों एक परिसीमन आयोग के दोस्तों अध्यक्षता किसने की है? रंजना प्रकाश देसाई। किसने? रंजना प्रकाश देसाई। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राजपथ का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ, लक्ष्य पथ, सौभाग्य पथ या सुभाष पथ। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। राजपथ का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसको आप ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। इसको आप नोट करें। दोस्तों आपको याद होगा औरंगाबाद दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? संभाजी नगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संभाजी नगर। इसका दोस्तों नया नाम बदलकर कर दिया गया था संभाजी नगर। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है? 2016 को, 2018 को, 2020 को, 2023 को। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यह सवाल भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रहेगा। दोस्तों किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है ये 2023 को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट एकदम करेक्ट जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे कहा जाए मिलेट प्रसंस्करण केंद्र, क्या दोस्तों मिलेट प्रसंस्करण केंद्र ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित हुआ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़, यहाँ पर स्थापित हुआ है। इसको भी आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सवालों को नोट कर लिया। 2016 को दोस्तों क्या किया गया? दलहन वर्ष 2016 को दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बारडो छम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों बारडो छम नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखना है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। जब जब अरुणाचल प्रदेश की बात आएगी तब तब आपको 2 से 4 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या? नंबर 1 मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और एक दोस्तों पाक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। और बारडो छम ये दोस्तों कहाँ का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। इसको आप नोट करके रखें। कर्नाटक का दोस्तों कौन सा? यक्षगान ये दोस्तों कहाँ का है? कर्नाटक का है। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों तमिलनाडु इससे दोस्तों कौन सा संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तमिलनाडु से दोस्तों संबंधित कौन सा नृत्य है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों उड़ीसा के लिए दोस्तों आप धानु यात्रा, रज पर्व और नुआखाई ये सब त्यौहार भी इसको आप नोट करके रखें। ये सब उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन कौन से? धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई ये सब त्यौहार उड़ीसा से संबंधित हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 165। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नोट करके रखना है, अनुच्छेद 263। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं। पोस्टमार्टम 315, अभी मैंने आपको बताया था यूपीएससी। अगर आपसे कहा जाए यूपीएससी यानी कि दोस्तों सिविल सेवा, इसके दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? 315। कमेंट कर बताएं दोस्तों सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर इसका जवाब आपको बताना है कि सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है। अनुच्छेद 226 मैंने दोस्तों कल डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है इस अनुच्छेद के तहत, किसके? 226 के। 165 मोस्ट इंपॉर्टेंट महाधिवक्ता। दोस्तों महाधिवक्ता ये राज्य का सबसे बड़ा वकील, दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन सा होता है? महाधिवक्ता। उसका अनुच्छेद कौन सा है? 165। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए ये दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के। किसके? राज्यपाल के। इसको भी आप नोट करके रखें। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहा जाए महान्यायवादी यानी कि केंद्र का सबसे बड़ा वकील, इसका अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 76। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा? ये राष्ट्रपति के। ये 4 सवाल आपके लिए नोट करके रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। महान्यायवादी का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। और दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। और महाधिवक्ता का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 165। किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के। और वर्तमान में अपने महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? कब प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 2019, 12 मार्च 2021, 22 मार्च 2015, 19 फरवरी 2015। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों डेटें अति महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में चर्चा करेंगे। जल जीवन मिशन इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो आपको नोट करके रखना है 15 अगस्त 2019। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। और जल दिवस कब मनाया था? तो आपको कहना है 22 मार्च। 22 मार्च ये दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों बात करते हैं 22 जनवरी 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये दोस्तों योजना किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे 22 जनवरी 2015। कहाँ से? पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा। 19 फरवरी 2015 ये दोस्तों क्या? स्वस्थ मृदा हेल्थ कार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 19 फरवरी 2015। तो आपका दोस्तों करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 2019 जल जीवन मिशन। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली के लाल किले से। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों अपना अगला सवाल कहता है कि यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यहाँ से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर या कार्लोस अल्कराज। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये सब सवाल दोस्तों मैंने आपको मल्टीपल टाइम नोट कराए हैं। यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों महिला में किसने जीता है? तो आप कहेंगे ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक। अब दोस्तों बात करते हैं राफेल नडाल। इन्होंने दोस्तों क्या जीता है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोस्तों किसने जीता था? ये राफेल नडाल ने जीता था पुरुष में। और दोस्तों आपको बता दें नोवाक जोकोविक, इन्होंने कौन सा जीता? विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन
इसको भी आप नोट करके रखें। ये दोस्तों साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, आप क्रम से इनको याद करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। और विंबलडन ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। और दोस्तों यूएस ओपन किसने जीता है? ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इसको भी आप नोट करके रखें। और रोजर फेडरर, इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड। इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? लोथल में बनेगा, कालीबंगा में बनेगा, राखीगढ़ी में बनेगा कि लरकाना में बनेगा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनने वाला है? तो आपको नोट करके रखना है, ये राखीगढ़ी में बनेगा। कहाँ पर? राखीगढ़ी। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, सारे सवालों को नोट करते रहें। आज दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ से 2 से 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं। सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे सवालों को आप नोट करते चलें। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? राखीगढ़ी हरियाणा में बनेगा। दोस्तों लोथल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन संरक्षण दिवस 2022 की थीम क्या है? दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @36, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @38, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @40। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो आपको नोट करके रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। यह कनाडा में स्थित है। और दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। और दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब था? तो आप कहेंगे 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और दोस्तों ओजोन परत O3 इसका सूत्र होता है। और ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। इसी को दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? डॉप्सन। इसको दोस्तों डॉप्सन से मापा जाता है। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पीएम केयर फंड, दोस्तों यहाँ पर फैक्ट्री नहीं होगा, यहाँ पर ट्रस्टी होगा। पीएम केयर्स फंड ट्रस्टी किसे नहीं बनाया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर दोस्तों फैक्ट्री को काटिए, ट्रस्टी कीजिए। ट्रस्टी, पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी किसे नहीं बनाया गया है? रतन टाटा को नहीं बनाया गया, कैथी थॉमस को नहीं बनाया गया, करिया मुंडा को नहीं बनाया गया, मनोज सोनी को नहीं बनाया गया है। दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब रटा हुआ होगा। दोस्तों रतन टाटा, कैथी थॉमस और करिया मुंडा, इन तीनों को पीएम केयर फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनोज सोनी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें। यानी कि दोस्तों पीएम केयर फंड आप सब जानते हैं कि कोरोना के समय इसका निर्माण किया गया था। कोरोना के समय इसका दोस्तों निर्माण किया गया था, जिसमें जिसकी जितनी श्रद्धा रही उसने उतना दान किया था इसके अंदर। इसका दोस्तों ट्रस्टी किसको नियुक्त किया गया था? रतन टाटा को, कैथी थॉमस को और करिया मुंडा, इनको इनका ट्रस्टी बनाया गया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है महत्वपूर्ण सूचकांक से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 132वां, 135वां, 136वां, 137वां? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ देने वाला हूँ, सारी जानकारियों को आप नोट करके रखें। मानव विकास सूचकांक दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? UNDP। ये दोस्तों इसको जारी करती मानव विकास सूचकांक। अब इसमें भारत का स्थान कौन सा? 132वां स्थान है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पे नोट करके रखेंगे। 135वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है? शांति में। शांति सूचकांक में 135वां स्थान है। 136वां स्थान दोस्तों किसमें? खुशहाली में। खुशहाली सूचकांक में 136वां स्थान है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऑप्शंस को लेकर। 150वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 43वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है?
बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और दोस्तों आपसे पूछा जाए 107वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है, तो आप कहेंगे भुखमरी सूचकांक में। 180वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। 85वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है, भ्रष्टाचार सूचकांक में। और दोस्तों 53वां स्थान किसके अंदर है, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे आपकी परीक्षा के लिए। एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 132वां। 135वां दोस्तों किसके अंदर है, शांति में। 136वां खुशहाली में। 150वां प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 43वां तो आप कहेंगे बौद्धिक संपदा सूचकांक में। 107वां भुखमरी में। 180वां पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। और दोस्तों 85वां भ्रष्टाचार सूचकांक में। और 53वां दोस्तों किसके अंदर है, तो आप कहेंगे ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स में। इन सारे सवालों को नोट करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मानस, लोहित, सुबनसिरी ये सब किसकी सहायक नदियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नदियों का एक सवाल आपकी परीक्षा में फिक्स रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी की, कृष्णा नदी की, नर्मदा नदी की, कावेरी नदी की। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। मानस, लोहित, सुबनसिरी ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको नोट करके रखना है। ये सबकी सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, इस पर दोस्तों कौन सा द्वीप स्थित है, माजुली द्वीप। कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ सवाल। माजुली द्वीप ये किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आइए दोस्तों कुछ नदियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कृष्णा नदी ये दोस्तों इसमें किसकी किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको कहेंगे घाट प्रवाह, घाट प्रवाह। और दोस्तों माल प्रवाह, माल प्रवाह। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा और मूसी ये सब की सब दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों नर्मदा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए नर्मदा नदी पर क्या क्या स्थित है, ओंकारेश्वर बांध, धुआंधार जलप्रपात और दोस्तों सरदार सरोवर बांध, ये सब दोस्तों कहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी के ऊपर स्थित हैं। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि एल्डोल पाल का संबंध किस खेल से है। बॉक्सिंग से है, वेट लिफ्टिंग से है, पैरा पावर लिफ्टिंग से है कि ट्रिपल जंप से है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। एल्डोल पाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। कॉमनवेल्थ गेम से आपके परीक्षा में एक सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। एल्डोल पाल इसका संबंध किस खेल से है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों ट्रिपल जंप से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, अपने भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। बॉक्सिंग दोस्तों निखत जरीन, निखत जरीन इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से। वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू, मीराबाई चानू इनका नाम सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहा अंचिता सेवली, अंचिता सेवली इनका संबंध दोस्तों किससे है, ये भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों पैरा पावर लिफ्टिंग सुधीर कुमार दोस्तों इनका संबंध किससे है, पैरा पावर लिफ्टिंग से। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा पावर लिफ्टिंग में। ये 3 से 4 नाम है, इन सारे नामों को आप नोट करके रखें। कोई सा भी नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, उनका खेल आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों मोस्ट रिपीटेड सवाल और बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सितार वादक हैं, तबला वादक हैं, संतूर वादक है, शहनाई वादक हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। पंडित रविशंकर इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपको नोट करके रखना है। ये एक सितार वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। तबला वादक ये दोस्तों कौन है, जाकिर हुसैन। दोस्तों एसएससी में ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जाकिर हुसैन इनको आप नोट करके रखें। जाकिर हुसैन इनका संबंध किससे, तबला वादक हैं। सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर। संतूर वादक भजन सोपारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट भजन सोपारी। और पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा
इनका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे संतूर वादक। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। आप सबको रटा हुआ होगा, आप इसको नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम सवाल की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कल्हड़ हैं, हरिशेन हैं, कृष्णदेवराय हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति इसके रचयिता कौन है? तो आप सबको पता है इसके रचयिता दोस्तों हैं कौन? हरिशेन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कल्हड़, इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी से बताएं। इनकी एक पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से उस पुस्तक का नाम बताएं आप। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचयिता है? यह हरिशेन की है। कृष्णदेवराय आमुक्त माल्यदा, इसको आप नोट करके रखें। आमुक्त माल्यदा ये दोस्तों किसका ग्रंथ है? ये कृष्णदेवराय का ग्रंथ है। इसको भी आप नोट करके रखें। ये भी सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की सीरीज आपको पसंद आई होगी। आज के सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों आपको सवाल अच्छे लगे हो, क्लास पसंद आई हो, तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और दोस्तों अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें। मिलते हैं आने वाले अगली क्लास में अगले नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।